गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज़ ऑन इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम फोकस करने वाले हैं इंडिया की एआई और डाटा सेंटर इंडस्ट्री के ऊपर। आज की वीडियो दोस्तों हमारी होगी एक कंपेरेटिव एनालिसिस की। और आज के कंपेरेटिव एनालिसिस में मैंने आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। और ये सारी कंपनीज दोस्तों अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं डाटा सेंटर और एआई की थीम के अंदर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम अलग अलग मैट्रिक्स के बेसिस पे इन कंपनीज को कंपेयर करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता हूँ। और ये सारी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेके यहाँ पे जॉइन बटन पे क्लिक करके। जैसे ही आप लोग जॉइन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे, आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ कि पिछले एक महीने में मैंने आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपनीज को कवर किया है। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए दोस्तों, ये सारी मेंबर्स ओनली वीडियोज़ हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी है जो वेंडिंग वायर बनाने वाली कंपनी है, इसको कवर किया है। फिर एक डाटा सेंटर वाली एसएमई कंपनी है, इसको कवर किया था। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपके लिए 2 हफ्ते पहले एक और इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर से रिलेटेड कंपनी को कवर किया था, जो यहाँ पे बस बार्स बनाती है। और कुछ खास तरह की जो बस बार कंपनी बनाती है इंडिया में, इसके अलावा कोई नहीं बनाता है। और इसके अलावा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की कंपनी है, इसका भी मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस किया था। तो पिछले एक महीने में दोस्तों, मैंने आपके लिए इन 6 स्टॉक्स के अलावा 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और कवर किए हैं। और वो सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेंबरशिप टैब पे क्लिक करना है, या आप मेंबर्स ओनली वीडियो में क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। और उसके बाद आप लोग ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप की। इसके अलावा अगर आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कशन किया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में। अब मैं आप लोग को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज के कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए जो मैंने आपके लिए 4 कंपनी सेलेक्ट की हैं, ये कंपनीज हैं यहाँ पे DSSL, E2 नेटवर्क्स, इसके अलावा नेटवर्क टेक्नोलॉजीज और अनंतराज। तो हम इन कंपनीज का कुछ बेसिक ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप DSSL को देखें तो यहाँ पे एक रिलायबल IT सिस्टम इंटीग्रेटर है, जिसका फोकस यहाँ पे टर्नकी डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा कंपनी नेटवर्किंग, क्लाउड सेटअप और मैनेज सर्विसेज के अंदर भी काम करती है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है गवर्नमेंट और PSUs के अंदर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एंटरप्राइज सेगमेंट के अंदर भी काम कर रही है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, एज अ होल यहाँ पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर इसकी टोटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, क्योंकि एक सिस्टम इंटीग्रेटर है। इसके बाद आपको अगली कंपनी दिखेगी E2E नेटवर्क्स। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि DSSL दोस्तों सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करता है, तो ब्रॉडली वो अलग अलग चीज़ों में काम करता है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन E2E नेटवर्क आप कह सकते हैं प्योर प्ले है GPU क्लाउड प्रोवाइडर ग्रुप में फॉर AI और LM वर्कलोड्स। यहाँ पे दोस्तों NVIDIA की GPUs का इस्तेमाल करता है, इंक्लूडिंग ब्लैकवेल। और इन GPUs को उसके बाद कंपनी रेंट करती है विद हाई रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी यहाँ पे पार्टनर है इंडिया के AI मिशन में। इसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी दिखेगी दोस्तों, अगली कंपनी। ये मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे HPC और AI सर्वर्स की। साथ में कंपनी सुपर कंप्यूटर्स को बनाती है, यहाँ पे डाटा सेंटर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया इसका फोकस है विद NVIDIA, AMD और इंटेल पार्टनरशिप्स। तो ये भी दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्योर प्ले है जो आपको दिखेगा डाटा सेंटर की इंडस्ट्री में। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है अनंतराज। तो अनंतराज दोस्तों ओरिजिनली यहाँ पे एक रियल एस्टेट कंपनी थी, जिसने पिवट किया है यहाँ पे अग्रेसिवली इनटू डाटा सेंटर यूजिंग लैंड और पावर एडवांटेजेस। अब करंटली यहाँ पे कंपनी दोस्तों डाटा सेंटर बना रही है और उसके अंदर क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करी है अपनी खुद की। और कंपनी के पास जो लैंड और पावर की एडवांटेज है, ये कंपनी इस्तेमाल करती है कोलोकेशन के लिए और यहाँ पे सोवरन क्लाउड फैसिलिटीज़ के लिए। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे इन सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज का बेसिक ओवरव्यू। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ हमारे आज के इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव एनालिसिस में। सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करेंगे इन्हें एक इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स के अंदर, जो मैट्रिक्स है यहाँ पे बिजनेस मॉडल का। तो अगर आप देखें दोस्तों, बिजनेस मॉडल में सबसे पहला एस्पेक्ट है यहाँ पे कोर फोकस। तो DSSL का आपको फोकस दिखेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन सर्विसेज पे। E2E नेटवर्क फोकस करता है GPU क्लाउड रेंटल पे, पेपर पे यहाँ पे इसका यूज होता है। इसके बाद नेटवर्क टेक्नोलॉजी आपको फोकस करता दिखेगा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे प्लस इंटीग्रेशन पे।
इसके बाद दोस्तों अनंतराज के पास लैंड बैंक यहाँ पे कोलोकेशन है प्लस रेंटल है जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो पहले एस्पेक्ट से दोस्तों आपको यहाँ पे कोर फोकस में डिफरेंस पता चल गया होगा इन चारों कंपनीज के। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बिजनेस मॉडल में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो रेवेन्यू टाइप देखते हैं हम। तो रेवेन्यू टाइप में दोस्तों जो डीएसएसएल है इसका रेवेन्यू आपको दिखेगा लमसम प्रोजेक्ट्स में प्लस यहाँ पे एन्युटी मिक्स। इसके बाद यहाँ पे ई2 नेटवर्क्स का आपको दिखेगा हाई रिकरिंग रेवेन्यू यूटिलाइजेशन पे बेस्ड होता है। तो थोड़े दिनों पहले दोस्तों मैंने आप लोग के लिए ई2 नेटवर्क्स के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। उसमें मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से बताया था किस हिसाब से कंपनी लगातार नए जीपीयूज को ऐड करी है और जैसे जैसे दोस्तों पे ई2 नेटवर्क्स के अंदर जीपीयू की संख्या बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ आपको जो कंपनी का रिकरिंग रेवेन्यू है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। डिपेंड करता है कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन के हिसाब से होता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप नेटवर्क पर चेकआउट करें यहाँ पे रेवेन्यू टाइप में तो इसका प्रोडक्ट सेल से आता है डोमिनेंट रेवेन्यू प्लस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। अनंतराज का आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म के रेंटल कॉन्ट्रैक्ट से। इसके बाद हम लोग बिजनेस मॉडल के अंदर कंपिटेटिव एज को चेकआउट करते हैं तो आप लोग को डीएसएसएल का कंपिटेटिव एज दिखेगा एग्जीक्यूशन रिलायबिलिटी प्लस गवर्नमेंट के टाइज। इसके बाद आपको यहाँ पे ई2 नेटवर्क्स का कंपिटेटिव एज दिखेगा एआई कंप्यूटर की स्केर्सिटी और पार्टनरशिप्स। इसके बाद नेटवर्क का आपको एज दिखेगा यहाँ पे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और टेक। और अंतराज का यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एज है लैंड पावर की यहाँ पे ओनरशिप एडवांटेजेस। तो दोस्तों मैंने आपको बिजनेस मॉडल का पहला पार्ट चेकआउट कराया है। अब हम चेकआउट करते हैं बिजनेस मॉडल का सेकंड पार्ट जिनके बेसिस पे इनको कंपेयर कर रखा है। तो सेकंड पार्ट में दोस्तों हम फोकस रखते हैं यहाँ पे स्केलेबिलिटी पे। यहाँ पे अगर आप स्केलेबिलिटी में देखें डीएसएसएल को तो मीडियम प्रोजेक्ट यहाँ पे ड्रिवन स्केलेबिलिटी है इसकी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए ई2 नेटवर्क्स को तो यहाँ पे हाई जीपीयू कैपेसिटी रैंप अप कर सकती है कंपनी। तो यहाँ पे इसका बिजनेस काफी बड़े तरीके से स्केलेबल है। इसके बाद दोस्तों अगर आप नेटवर्क को देखें तो ई2 की तरह इसका भी बिजनेस काफी स्केलेबल है मैन्युफैक्चरिंग प्लस ऑर्डर। इसके बाद दोस्तों अगर आप अनंतराज को देखें तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी और भी हाई है कैंपस स्टाइल एक्सपेंशन कर सकती है कंपनी। तो ये मैंने आपको स्केलेबिलिटी के बेसिस पे चेकआउट कराया है जिसमें आपको यहाँ पे नेटवेब और ई2 नेटवर्क्स की हाई दिखेगी और यहाँ पे मीडियम दिखेगी डीएसएसएल की और यहाँ पे वेरी हाई दिखेगी अनंतराज की। इसके बाद दोस्तों लास्ट फैक्टर आता है यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें डीएसएसएल इसके अंदर एग्जीक्यूशन और सिक्लिकल रिस्क हो सकते हैं जो आपको चेकआउट करनी चाहिए। इसके बाद ई2 नेटवर्क्स के अंदर दोस्तों यूटिलाइजेशन और केपेक्स पे डिपेंड करता है यहाँ पे किस हिसाब से ग्रोथ आएगी। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल में नेटवेब टेक्नोलॉजीज के ऊपर तो यहाँ पे सप्लाई चेन और ऑर्डर मिक्स पे डिपेंड करता है कि कंपनी की कैसे ग्रोथ होगी। इसके बाद दोस्तों लास्टली अनंतराज पे रिस्क है यहाँ पे अगर रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंपनी के लिए रिस्क बन सकते हैं जो आपको अपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट मैट्रिक था बिजनेस मॉडल का जिसके बेसिस पे हमने इन कंपनीज को कंपेयर किया। यहाँ पे अगर आप की टेक अवे देखें तो ई2 नेटवर्क्स दोस्तों यहाँ पे ऑफर करता है हाईएस्ट रिकरिंग रेवेन्यू और इसकी पोटेंशियल और जो अनंतराज है प्रोवाइड करता है मोस्ट स्टेबल रेंटल लाइक इनकम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। अब दोस्तों हम कंपेयर करते हैं इन कंपनीज को दूसरे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बेसिस पे। तो हमारा दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है बैलेंस शीट का। अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट के बेसिस पे। अगर आप दोस्तों इन सबका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो डीएसएसएल का आपको 0.23 के आसपास का दिखेगा, ई2 नेटवर्क्स का 0.06 का, यहाँ पे नेटवेब का आपको दिखेगा 0 का तो वर्चुअली डेट फ्री है, अनंतराज का 0.10 का। तो ये लगातार इंप्रूव हो रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखें सारी कंपनियों में काफ़ी लो डेट है या वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। तो डेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन चारों कंपनीज में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कैश पोजीशन देखें तो यहाँ पे डीएसएसएल की मॉडरेट है 85 करोड़ की है क्योंकि साइज में भी दोस्तों बाकी कंपनी से छोटी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखेगी आपको पोजीशन ई2 नेटवर्क्स की। इसकी यहाँ पे जो कैश पोजीशन है 366 करोड़ की है। नेटवेब की दोस्तों यहाँ पे हेल्दी है पोजीशन 180 करोड़ की और यहाँ पे अनंतराज की स्ट्रॉन्ग है 911 करोड़ की। इसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट में अगर हम इन्हें नेटवर्थ के बेसिस पे कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको डीएसएसएल का नेटवर्थ टू इक्विटी दिखेगा 2.3 से 2.7 बिलियन के बीच का। ई2 नेटवर्क्स का आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग 16.9 बिलियन रुपीज़ का। यहाँ पे नेटवेब का है 5.3 बिलियन से 7.2 बिलियन रुपीज़ का और आपको अनंतराज का दिखेगा सबसे रोबस्ट यहाँ पे 58 बिलियन रुपीज़ का। ओवरऑल दोस्तों अगर आप इनकी स्ट्रेंथ देखें यहाँ पे बैलेंस शीट की तो यहाँ पे आपको डीएसएसएल की मॉडरेट लेवरेज दिखेगी, यहाँ पे आपको ई2 नेटवर्क्स की सॉलिड दिखेगी विद कैश बफर। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लीनेस्ट बैलेंस शीट दिखेगी नेटवेब की और लास्टली यहाँ पे अनंतराज की स्ट्रेंथ आपको दिखेगी स्ट्रॉन्ग कैश में और यहाँ पे लो लेवरेज में। तो बैलेंस शीट के बेसिस पे दोस्तों अगर आप की टेक अवे देखें तो नेटवेब टेक्नोलॉजी यहाँ पे मेंटेन करती है वन ऑफ द क्लीनेस्ट बैलेंस शीट। साथ में कंपनी में नेग्लिजिबल डेट है। वैसे तो किसी भी कंपनी में दोस्तों डेट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसकी बैलेंस शीट सबसे स्ट्रॉन्ग दिखती है। इसके अलावा अगर आप अनंतराज को देखें दोस्तों और ई2 को देखें तो ये भी शो करती है यहाँ पे हेल्दी पोजीशन सपोर्टिंग एक्सपेंशन। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे यह है मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी का। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इसको चेकआउट करें एबिटा मार्जिन के बेसिस पे तो डीएसएसएल के आपको एबिटा मार्जिन 10 से 11% के आसपास के दिखेंगे, यहाँ पे ई2 नेटवर्क से 50 से 60% के आसपास के। और ये दोस्तों इस टाइप पे यूटिलाइजेशन के द्वारा ड्रिवन होते हैं। तो जब दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट पोस्ट किए थे तो वहाँ पे मैंने आपको मैनेजमेंट की कमेटी चेकआउट कराई थी। मैनेजमेंट का वहाँ पे क्लियरली कहना था कि जो एबिटा मार्जिन है आपको फर्दर और एक्सपेंड होते दिख सकते हैं जैसे यहाँ पे कंपनी का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा क्योंकि कंपनी ने दोस्तों रिसेंटली नए जीपीयूज को ऐड किया था। इसके बाद अगर आप लोग नेटवेब टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एबिटा मार्जिन देखें तो 13 से 14% के हैं। यहाँ पे अनंतराज के भी आपको काफ़ी हाई दिखेंगे 60 to 70% के
पोटेंशियल है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर आप पैट मार्जिन देखें, प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन, तो डीएसएसएल के 6% के है। यहाँ पे देखिए नेटवेब के अभी आपको नहीं दिखेंगे, इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि इसमें हाई डिप्रिशिएशन का। अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो आप मेरी कल की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेटवेब के पैट मार्जिन दिखेंगे 9 से 10% के। यहाँ पे अनंतराज के लगातार इंप्रूव हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे जैसे कंपनी स्केल कर रही है। और करंटली दोस्तों आप लोग को यहाँ पे 22% के आसपास के दिख रहे हैं कंपनी के पैट मार्जिन। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर चेकआउट करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का। तो करंटली दोस्तों डीएसएसएल की ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी अच्छी दिख रही है और यूटिलाइजेशन के साथ ये बढ़ती जाएगी। इसके अलावा E2 नेटवर्क्स की ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी हाई है, यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की मॉडरेट है। इसके बाद आप लोग को अनंतराज की भी काफ़ी हाई दिखेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे यह है चैंपियन एरिया। तो अगर आप देखें यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं, यहाँ पे डीएसएसएल के लिए चैंपियन एरिया क्या है। तो डीएसएसएल के लिए दोस्तों यहाँ पे खास बात है कि कंपनी स्टेबल और प्रिडिक्टेबल है। इसके बाद E2 नेटवर्क्स यहाँ पे क्लियर विनर है मार्जिन के बेसिस पे। यहाँ पे आपको बैलेंस दिखेगी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज वॉल्यूम के हिसाब से। और यहाँ पे अनंतराज को देखें तो यहाँ पे फ्यूचर हाई मार्जिन रेंटल्स दिखेंगे आपको। तो जैसे जैसे दोस्तों अनंतराज अपने बिजनेस में शिफ्ट करेगा रियलिटी से यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर, तो कंपनी के मार्जिन लगातार आपको इंप्रूव होते दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में इनको कंपेयर करने के लिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ परफॉर्मेंस का। तो अगर आप सबसे पहले देखें डीएसएसएल को, रिसेंट यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगी आपको 20 से 30% के बीच की। इसके बाद E2 नेटवर्क्स की दोस्तों काफ़ी एक्सप्लोसिव है 50% की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जीपीयू रैंप अप कर रही है। तो यहाँ पे नेटवर्क की दिखेगी आपको अलग अलग क्वार्टर्स में मिला के 50 से 140% के आसपास की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का पीक गया था 140% के आसपास का। ये सब दोस्तों AI ड्रिवन है। यहाँ पे अगर आप अनंतराज का देखें तो रैपिड यहाँ पे DC रैंप अप हो रहा है। यहाँ पे नेसेंट स्टेज में है दोस्तों अभी, क्योंकि रिसेंटली कंपनी का जो बिजनेस था डाटा सेंटर की तरफ से वो 10 to 12% का है सिर्फ। लेकिन कंपनी दोस्तों जितनी क्विकली रैंप अप करी है, कंपनी का कहना है कि आने वाले 1.5 से 2 सालों में इस बिजनेस को 40% से ऊपर ले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ क्या है कंपनी में ग्रोथ के बेसिस पे, तो डीएसएसएल की आपको दिखेगी कंसिस्टेंट प्रॉफिट की ग्रोथ। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का CAGR सबसे कंसिस्टेंट है इन सारी कंपनीज में। इसके बाद E2 नेटवर्क्स के अंदर आपको मैसिव वाई बेसिस पे जंप आती हुई दिखेगी। यहाँ पे आपको नेटवर्क का दिखेगा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेसिस पे हो रहा है, जो साथ में कंपनी की स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी है। इसके बाद आपको अनंतराज की यहाँ पे हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ दिखेगी, DC कंट्रीब्यूशन एक्सलेशन, क्योंकि कंपनी काफ़ी फास्ट स्पीड से यहाँ पे अपने DC बिजनेस को इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों इन सारी कंपनीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हो सकते हैं, तो डीएसएसएल के लिए इंपॉर्टेंट ड्राइवर होगा ऑर्डर का एग्जीक्यूशन, क्योंकि दोस्तों डीएसएसएल को अभी से ही काफ़ी बड़े ऑर्डर मिलने लग गए हैं। थोड़े दिनों पहले डीएसएसएल को 700 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था। इसके बाद यहाँ पे की ड्राइवर दिखेगा आपको E2 का GPU की कैपेसिटी और इसका यूटिलाइजेशन। यहाँ पे नेटवर्क का आपको दिखेगा AI और HPC डिमांड। इसके बाद दोस्तों अनंतराज के लिए यहाँ पे की ड्राइवर है मेगावाट कैपेसिटी एडिशन, क्योंकि कंपनी काफ़ी फास्ट स्पीड से यहाँ पे कैपेसिटी को ऐड करी है। तो दोस्तों अगर आप ग्रोथ परफॉर्मेंस का यहाँ पे टेक अवे देखें तो E2 नेटवर्क्स और यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज डिलीवर कर रहे हैं फास्टेस्ट नियर टर्म की ग्रोथ। और यहाँ पे सबसे कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है आपको डीएसएसएल की, और आपको काफ़ी फास्ट स्पीड से रैंप अप होते दिखेगा अनंतराज के अंदर। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपेयर करते हैं इन कंपनीज को वैल्यूएशंस के बेसिस पे। सबसे पहले दोस्तों अगर आप चेकआउट करें करंट पी रेशियो, तो डीएसएसएल का आपको दिखेगा 26 के आसपास का। इसके बाद E2 नेटवर्क्स का आपको नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि दोस्तों करंटली कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया था और Q4 से ही दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट करने की शुरुआत की है। तो जैसे स्पीड से दोस्तों यहाँ पे कंपनी के GPU का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और डिप्रिशिएशन कम होगा, तो आपको काफ़ी फास्ट स्पीड से कंपनी का पी रेशियो नेगेटिव से पॉजिटिव में आता दिखेगा। इसके बाद दोस्तों नेटवर्क का आपको पी रेशियो दिख रहा है 106 के आसपास। यहाँ पे आपको अनंतराज का दिख रहा है 32.7 के आसपास का। तो सबसे चीप आपको यहाँ पे डीएसएसएल दिख रहा है, मीडियम आपको यहाँ पे अनंतराज दिख रहा है, और सबसे हाई आपको दिख रहा है यहाँ पे नेटवर्क का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप मार्केट पार्टिसिपेशन देखें तो हम लोग डीएसएसएल को कह सकते हैं वैल्यू प्लस ग्रोथ का प्ले। यहाँ पे आप कह सकते हैं मार्केट परसेप्शन में E2 नेटवर्क्स को स्केर्सिटी प्रीमियम फॉर GPU प्ले। साथ में दोस्तों आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, GPU के जो रेंट है वो करीबन 2x हो चुका है। तो जितनी भी कंपनियां दोस्तों यहाँ पे इस तरह की रेंटिंग की सर्विस देती हैं GPUs की और क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इन कंपनीज को काफ़ी बढ़िया फायदा हो सकता है इनको रेंट करने का। इसके बाद दोस्तों नेटवर्क का यहाँ पे मार्केट परसेप्शन है AI हार्डवेयर की लीडरशिप। इसके बाद दोस्तों अनंतराज की मार्केट परसेप्शन में आपको दिखेगा RE प्लस DC की रेटिंग पोटेंशियल। तो दोस्तों मैंने आपको वैल्यूएशंस के साथ चेकआउट कराया है मार्केट में इन सब कंपनीज का परसेप्शन क्या है। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों की टेक अवे देखें तो डीएसएसएल और अनंतराज जो यह पेयर करते हैं मोर यहाँ पे रीजनेबली वैल्यूड एट प्रेजेंट वैल्यूएशंस, और जो E2 नेटवर्क्स यहाँ पे ये ट्रेड कर रहे हैं नेगेटिव अर्निंग में ड्यू टू यहाँ पे हाई डिप्रिसिएशन, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे जो नेटवर्क है दोस्तों कमांड कर रहा है सबसे प्रीमियम यहाँ पे वैल्यूएशंस, क्योंकि करंटली मार्केट देख रही है इसके अंदर AI हार्डवेयर की ग्रोथ को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में हम कंपेयर करते हैं ऑर्डर बुक के बेसिस पे। तो करंटली दोस्तों आपको डीएसएसएल की ऑर्डर बुक दिखेगी यहाँ पे 2389 करोड़ की, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद दोस्तों जो E2 नेटवर्क्स है इसने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक अपनी ऑर्डर बुक को मेंशन नहीं कर रखा है, कैपेसिटी प्लस यहाँ पे इंडिया की AI लार्ज ऑर्डर है इसके पास। यहाँ पे अगर आप नेटवर्क टेक्नोलॉजी को देखें तो ऑर्गेनिक इसके पास यहाँ पे आपको दिखेंगे 5.26 बिलियन रुपीज़ के और स्ट्रेटेजिक 17.3 बिलियन रुपीज़ के। इसके बाद अनंतराज में आपको कैपेसिटी और MOV बेस दिखेंगे यहाँ पे 28 मेगावाट के आसपास की, जो करंट ऑर्डर बुक है इसकी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप पाइपलाइन विजिबिलिटी देखें इन तीनों कंपनीज की
तो यहाँ पे DSSL की आपको पाइपलाइन दिखेगी 3000 करोड़ की। लेकिन यहाँ पे दोस्तों E2E नेटवर्क्स के अंदर सब डिपेंड करता है जो GPU का यूटिलाइजेशन होगा और इसका रैंप अप होगा इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको नेटवेब की यहाँ पे विजिबिलिटी दिखेगी पाइपलाइन की 42 बिलियन प्लस की रुपीज़ के टर्म्स में। यहाँ पे अनंतराज की आपको दिखेगी 63 मेगावाट की बाय दिसंबर 2026 और इसके बाद 117 मेगावाट बाय FY28। तो अनंतराज के भी यहाँ पे मेगावाट के हिसाब से काफ़ी एम्बिशियस एम है। इसके बाद दोस्तों अगर हम चेकआउट करें यहाँ पे एग्जीक्यूशन के होराइजन को ऑर्डर बुक में, तो DSSL का आपको दिखेगा नेक्स्ट 2 ईयर का। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि DSSL के अंदर नेक्स्ट 2 ईयर की काफ़ी अच्छी रेवेन्यू की विजिबिलिटी दिखती है। इसके बाद अगर आप देखें E2E नेटवर्क्स का, तो यहाँ पे नियर टर्म में आपको रैंप अप दिखेगा 80 to 90% यूटिलाइजेशन जा सकता है कंपनी का आने वाले क्वार्टर्स में। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों नेटवर्क की, तो मल्टी ईयर की यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन का होराइजन दिखेगा FY26 और 27 का। यहाँ पे अनंतराज का दोस्तों आपको ऑल लॉन्ग टर्म का दिखेगा, क्योंकि अनंतराज यहाँ पे स्केल करके अपनी कैपेसिटी को 307 मेगावाट को ले जाना चाह रहा है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है दिसंबर 26 तक कि अपनी कैपेसिटी को 63 मेगावाट के आसपास ले जाएंगे और इसके बाद 117 मेगावाट का FY28 तक। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म की एम है 307 मेगावाट के। इसके बाद दोस्तों इन सब कंपनीज की देखिए ऑर्डर बुक के अंदर स्ट्रेंथ देखें अगर आप, तो सबसे पहले DSSL की स्ट्रेंथ दिखती है स्टडी। यहाँ पे इसके पास गवर्नमेंट और PSU के ऑर्डर का फ्लो है। यहाँ पे E2 नेटवर्क्स के पास आपको लार्ज सॉवरन AI ऑर्डर्स दिखेंगे। और नेटवेब की दोस्तों यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, बिगेस्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजिक विंस। यहाँ पे अनंतराज का आपको दिखेगा लैंड अप्रूवल और MOUs, इसके एडवांटेजेस। तो दोस्तों हमने इन चारों कंपनीज को कंपेयर किया ऑर्डर बुक के बेसिस पे, विजिबिलिटी के बेसिस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे FIIs और DIs की होल्डिंग के बेसिस पे। तो इस कंपैरिजन में दोस्तों यहाँ पे FIIs की होल्डिंग देखेगा अगर आप मार्च 26 तक, तो DSSL की आपको दिखेगी 0.37% की, E2E की 0.91% की, नेटवेब की 9.29% की, अनंतराज की 10.88% की। तो यहाँ पे FIIs की होल्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग आपको दिख रही है अनंतराज की। अगर आप दोस्तों यहाँ पे DIs की होल्डिंग देखें, तो DSSL की 0.30% की, E2E की यहाँ पे 6.58% की, नेटवेब की यहाँ पे 4.68% की और यहाँ पे अनंतराज की 4.83% की। तो ओवरऑल सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑर्डर बुक है अनंतराज की। उसके बाद आपको दिखेगी नेटवेब की, थर्ड नंबर पे आपको दिखेगी यहाँ पे E2E की और DSSL की सबसे कम। लेकिन दोस्तों इसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि DSSL एक स्मॉल कैप कंपनी है और जनरली जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं मार्केट कैप में छोटी होती हैं, उनके अंदर आपको FIIs और DIs की होल्डिंग काफ़ी कम दिखती है। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखें, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखेगी FIIs की नेटवेब में और अनंतराज में, जैसे मैंने आपको चेकआउट करा दिया है। और यहाँ पे आपको DIs की मॉडरेट प्रेजेंस दिखेगी E2E में और DSSL में लो है लेकिन स्टेबल है। अब दोस्तों इसके इंप्लीकेशन क्या है, DSSL में आपको लिमिटेड यहाँ पे इंटरेस्ट दिख रहा है FIIs DIs का, क्योंकि छोटा साइज कंपनी का। E2E में आपको ग्रो करती हुई दिख रही है DIs का कॉन्फिडेंस और नेटवेब के अंदर आपको बैलेंस इंस्टीट्यूशन की बैकिंग दिख रही है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें अनंतराज में, तो नोटेबल है यहाँ पे FIIs की होल्डिंग और साथ में DIs की भी डिसेंट होल्डिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों FIIs DIs की होल्डिंग के अंदर की टेक अवे देखेंगे आप, तो अनंतराज और नेटवेब शो करना है रिलेटिवली यहाँ पे हायर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बोथ FIIs और DIs की कंपेयर टू यहाँ पे DSSL और E2E। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमने कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट की गाइडेंस के बेसिस पे और फ्यूचर के आउटलुक के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर आप दोस्तों रेवेन्यू का CAGR की गाइडेंस देखें, यानी इन कंपनीज के मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो फ्यूचर की ग्रोथ की CAGR दे रखी है, तो DSSL की दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने डबल डिजिट की मेंशन कर रखी है। यहाँ पे अगर E2E नेटवर्क्स की देखें तो 35% प्लस की कर रखी है, नेटवेब की 30 to 40% की ऑर्गेनिक CAGR। और यहाँ पे अनंतराज को कंपनी कैलकुलेट करती है DC रेवेन्यू के बेसिस पे और कंपनी का कहना है कि इनका DC रेवेन्यू स्केल अप करके 1200 करोड़ का होता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप टारगेट्स देखें इन कंपनीज के मैनेजमेंट के, तो यहाँ पे DSSL के अंदर कंपनी इंप्रूव करना चाह रही है अपने मार्जिन को और एग्जीक्यूशन को। इसके बाद E2E दोस्तों यहाँ पे अपने यूटिलाइजेशन को बढ़ाना चाह रहा है। इसके बाद दोस्तों नेटवेब अपने कोर बिजनेस में मार्जिन को लेना चाह रहा है 13 से 14% के आसपास। यहाँ पे अनंतराज के मैंने आपको टारगेट पहले चेकआउट करा दिया है 2026 में 63 मेगावाट के और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के 307 मेगावाट के। तो तीनों कंपनीज का दोस्तों लॉन्ग टर्म विजन अगर आप देखें, तो यहाँ पे DSSL का आपको स्टडी एक्सपेंशन दिखेगा, E2E नेटवर्क्स की आपको यहाँ पे AI क्लाउड लीडरशिप दिखेगी, यहाँ पे नेटवेब टेक्नोलॉजी का आपको HPC और AI मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप दिखेगी और यहाँ पे अनंतराज की मल्टी गीगावाट स्केल दिखेगा डाटा सेंटर के अंदर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे की टेक अवे में देखें लॉन्ग टर्म के एम्बिशियस टारगेट्स को, तो E2E और अनंतराज के यहाँ पे सबसे एम्बिशियस लॉन्ग टर्म के टारगेट दिखते हैं स्केल के बेसिस पे जो इन्होंने प्लान किया है। तो दोस्तों लास्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक था जिसके बेसिस पे हमने इन चारों इंपॉर्टेंट कंपनीज को कंपेयर किया। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को AI और डाटा सेंटर इंडस्ट्री के इंडिया में। तो करंटली दोस्तों जो इंडिया की डाटा सेंटर मार्केट है ये एक मैसिव एक्सपेंशन फेज में है और यहाँ पे जो करंट कैपेसिटी है दोस्तों ये अराउंड 1 गीगावाट की है और ये एक्सपेक्टेड है ग्रो करके हो जाएगी टुवर्ड्स मल्टी गीगावाट स्केल, थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट बाय 2030। इसके बाद दोस्तों आपको इंडिया के अंदर लगातार कुछ चीज़ें इंक्रीज होती दिख रही हैं, जैसे AI की डिमांड हो गई, इंक्लूडिंग यहाँ पे GPUs, लिक्विड कूलिंग और यहाँ पे हाई पावर रिक्वायरमेंट्स। ये सब दोस्तों इस इंडस्ट्री के लिए बने हुए हैं प्राइमरी ड्राइवर और ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए 20 to 30% की CAGR से। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेजर टेलविंड्स हैं ये इंक्लूड करती हैं इन्वेस्टमेंट हाइपर स्केलर्स के द्वारा जो आ रहा है, साथ में जो इंडिया का AI मिशन है, डाटा का लोकलाइजेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो पुश है इस टाइम पे टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब इस टाइम पे काफ़ी बड़े तरीके से
इंडिया के अंदर डाटा सेंटर और एआई की इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा और बिगेस्ट चैलेंज दिखेगा आपको यहाँ पे पावर की अवेलेबिलिटी का, और गवर्नमेंट लगातार इसके ऊपर काम कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है यहाँ पे लैंड के एक्विजिशन का। तो इन सारे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस को आप लोग को अपने ध्यान में रखना है। ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चरल बूम है इस टाइम पे सपोर्ट मिल रहा है इसको ह्यूज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के द्वारा, और लॉन्ग टर्म में सेक्टर काफी बड़े तरीके से आपको पावरफुल ग्रोथ करके दिखा सकता है इंडिया के अंदर। अब दोस्तों हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो यहाँ पे मैं आपको इन सारी कंपनीज को दोबारा से समराइज करता हूँ। जो DSSL है दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्टडी एग्जीक्यूशन, यहाँ पे रीजनेबल पैरामीटर्स के साथ। E2E नेटवर्क्स यहाँ पे शो करता है स्ट्रॉन्ग रिकरिंग रेवेन्यू, और मार्जिन प्रोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग है। GPU बेस्ड यहाँ पे क्योंकि ऑपरेशन है कंपनी के, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड दोस्तों डाटा सेंटर का केपेक्स होता है, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा लगता है केपेक्स में GPUs के अंदर। तो यानी दोस्तों 60 to 70% का खर्चा डाटा सेंटर के केपेक्स में GPUs के अंदर लगता है। तो GPUs काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद दोस्तों नेटवेब यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहा है नोटेबल ऑर्डर का मोमेंटम। फिर अनंतराज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है लैंड और पावर बेस्ड यहाँ पे एडवांटेजेस विद स्केलिंग पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज़ को ध्यान में रखना है, ये सारी कंपनीज ऑपरेट करती हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाटा सेंटर इंडस्ट्री और AI इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको वैल्यू चेन के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में दिखेंगी कंपनीज, और हर कंपनी के यहाँ पे ऑपरेशंस और अप्रोचेस थोड़ी डिफरेंट है। और मैंने दोस्तों यही चीज़ें कवर कर रखी थी आपके लिए थोड़े दिनों पहले, जब मैंने आपके लिए वीडियो पोस्ट की थी डाटा सेंटर के केपेक्स के ऊपर। तो वो वीडियो मैंने आपके लिए लास्ट वीक पोस्ट की थी, तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम कह सकते हैं जो सेक्टर इस टाइम पे टेलविंड्स है ये अपीयर करती हैं ब्रॉड बेस्ड। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक ही सेगमेंट को फायदा होगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर इस तरह के फायदे तो दिखेंगे। यहाँ पे जो वेरिएशंस है इन ग्रोथ पैटर्न और मार्जिन स्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए एनालाइज करना। जो एग्जीक्यूशन का होराइजन है अक्रॉस प्लेयर्स ये भी डिफरेंट है क्योंकि। तो दोस्तों आप लोग को इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने 4 में से 3 कंपनीज के ऊपर आपके लिए पहले से ही डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। तो वो सारी वीडियोस आप लोग को मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको इन कंपनीज को डिटेल में एनालाइज करना है तो उन सारी डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस था, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूं दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।